प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हम अध्याय 3 का रिवीजन कर रहे हैं। बंधुत्व, जाति और वर्ग। अभी तक हमने इस अध्याय में जाति, वर्ग, वर्ण, नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह, इन सब बातों के बारे में रिवीजन कर दिया है। आज इस अध्याय के तीसरे भाग में हम महाभारत में वर्णित जीवन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये अध्याय महाभारत के संदर्भ से ही लिया गया है, जो महाभारत काल में परिवार किस प्रकार के होते थे, वहां की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक राजनीति की व्यवस्था कैसी थी, उसके आधार पर ही आज के परिवेश के जो परिवार हैं, हमारी सामाजिक व्यवस्था है, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। तो भाग 3 में महाभारत में वर्णित जीवन कैसा था, वहां का राजनीतिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन क्या था और धार्मिक जीवन के बारे में आज हम फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। अगर हम महाभारत काल के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो वहां राजा सर्वोच्च था। वही सबसे बड़ा न्यायाधीश था, वही सबसे बड़ा सेनापति था। सभी निर्णय राजा ही लिया करता था और राजा वंशानुगत था। परिवार में राजा चलते थे और उसका स्थान सर्वोच्च था और उसने अपने राज्यों को बहुत शक्तिशाली और विशाल बनाने का प्रयास हमेशा राजा का रहता था। कुरु, पांचाल, काशी, मगध, विदेह, कौशल, ये सभी राज्य बहुत विशाल राज्य थे। राजा सर्वोच्च था, परंतु उसने अपने मार्गदर्शन के लिए एक मंत्री परिषद बना रखा था। कहते हैं कि महाभारत काल में कुल 36 मंत्री हुआ करते थे, जिसमें कि पुरोहित का स्थान सबसे बड़ा था। ब्राह्मण पुरोहित होते थे और वही सबसे बड़े परामर्शदाता भी होते थे। युवराज का स्थान भी एक मुख्य भूमिका में रहता था और युवराज को पूरे मौके दिए जाते थे कि वो अपने राज्यों की सीमाओं को बढ़ाए और अपना कौशल को दिखाए। सेनापति, न्यायाधीश, दुर्गपाल, धर्माध्यक्ष, इस प्रकार से अनेक मंत्री हुए होते थे, जिनकी संख्या 36 हुआ करती थी। उसके बाद प्रशासनिक इकाइयां, जिसमें कि सबसे छोटी इकाई गांव होती थी और 10 गांव से दशग्राम बनते थे। 20 गांव से विषयपति बनते थे। 100 गांव का शतग्रामी होता था और 1000 गांव का जो मुखिया होता था उसे अधिपति कहा जाता था। तो अनेक प्रशासनिक इकाइयां छोटे से बड़े के लिए बनी हुई थी। वित्तीय व्यवस्था में जो कमाई का साधन था वह भू राजस्व ही था। उपज का छठा भाग वह राजस्व के रूप में प्राप्त किया जाता था। न्याय व्यवस्था, सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही था, लेकिन उसकी सलाह के लिए जो न्याय मंत्री था वह प्रदेष्ठा कहलाता था। तो प्रदेष्ठा उस समय न्याय मंत्री हुआ करता था। सेना व्यवस्था में पैदल सैनिक भी होते थे, हाथी वाली सेना भी होती थी, घुड़सवार भी थे, रथ वाली चतुरांगिनी सेना भी हुआ करती थी। ढाल, तलवार, गदा, भाला, बर्छा, धनुष बाण और इसके अतिरिक्त आग्नेय अस्त्रों का उपयोग भी उस समय किया जाता था। नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक था, लेकिन अधर्म के विरुद्ध यह धर्म का युद्ध था, इसलिए कई बार हमने नियमों को तोड़ते हुए भी महाभारत काल में देखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि दूसरी तरफ अधर्म हो तो उसे समाप्त करने के लिए धर्म के रास्ते पर चलते हुए कई बार हमें नियमों को भी तोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमने वहां पर अनेक बार नियमों को तोड़ते हुए भी महाभारत काल में देखा है। सामाजिक जीवन में परिवार समाज की मूल इकाई थी। सबसे छोटी इकाई परिवार, संयुक्त परिवार, बड़े परिवार होते थे और पिता परिवार का मुखिया होता था, अर्थात पितृतंत्रात्मक समाज उस समय था और पुत्र का होना बड़े गर्व की बात मानी जाती थी। स्त्रियों की स्थिति
विशेष तौर से जो उच्च कुल की जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति तो अच्छी थी, लेकिन आम तौर से स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जा सकती है। पुत्र को ही पितरों का उद्धार करने वाला माना जाता था और पुत्री को संकट का कारक समझा जाता था। पति चुनने की स्वतंत्रता थी, स्वयंवर भी बड़े परिवारों में, राजसी परिवारों में स्वयंवर प्रथा भी चलती थी, पर्दा प्रथा, सती प्रथा भी होती थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्य तो जो स्त्रियों की स्थिति थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, बड़े राजकुल की जो स्त्रियां थी वो उनकी स्थिति तो अच्छी थी। जाति प्रथा महाभारत काल में कठोर हो गई थी। चार जातियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उस समय भी थी। पोशाक सादी होती थी, सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र लोग पहनते थे। ऊर्ध्व वस्त्र और अधो वस्त्र भी उस समय पहने जाते थे। आभूषण उस समय की विशेषता थी, सभी लोग आभूषण पहनते थे। शाकाहारी भोजन करते थे। प्याज और लहसुन का उपयोग ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। धनी और शाही लोग मांस और मदिरा का भी उपयोग करते थे। शिकार, नृत्य, संगीत मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। और जुआ, द्यूत क्रीड़ा तो महाभारत काल का एक विशेष प्रसंग है। जुए का प्रचलन बहुत अधिक था। मल्ल युद्ध भी होता था, पशुओं के बीच युद्ध भी करवाया जाता था। तो ये मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। आर्थिक जीवन में कृषि जो है महाभारत काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। गेहूं, जौ, चावल, तिल, आम ये प्रमुख फसलें थी। सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती थी। हल से ही खेती की जाती थी। पशुपालन भी प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं को समृद्धि का मानक माना जाता था। गाय की पूजा की जाती थी और पशुओं की देखभाल के लिए गोपाध्यक्ष सरकारी खजाने से ये नियुक्त किए जाते थे। गोपाध्यक्ष। व्यापार भी प्रमुख व्यवसाय था। सड़क मार्ग से प्रमुख व्यापारिक नगरों को जोड़ा गया था। व्यापारिक संगठनों को राजकीय मान्यता दी जाती थी और जो इन संघों के मुखिया थे उन्हें जेठक या श्रेष्ठी कहा जाता था। वस्त्र उद्योग भी उस समय विकसित था। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्र बनाए जाते थे। सुनार, कुम्हार, बढ़ई, खनिक, संगीतकार, वैद्य अनेक व्यवसाय महाभारत काल में हुआ करते थे। धार्मिक जीवन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव की पूजा उस समय होने लग गई थी। इसके अतिरिक्त मां दुर्गा की पूजा, मां काली, मां पार्वती की पूजा, देवी की पूजा भी महाभारत काल में होती थी। अवतारवाद की धारणा उस समय प्रबल थी। श्री राम और श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे और पापियों का नाश करने के लिए जब जब धर्म का नाश धरती पर हुआ तो पापियों का नाश करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिए, ऐसी अवधारणा महाभारत काल में थी। यज्ञों का प्रचलन बहुत अधिक था। बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे। राजसूय, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, ये बड़े बड़े राजसी यज्ञ थे जिसमें बहुत खर्चा भी होता था। राजा लोग अपनी समृद्धि, शान और शौकत के लिए इन यज्ञों को करवाते थे। आवागमन, मुक्ति और कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास था। पुनर्जन्म और आवागमन के चक्कर से मुक्ति के लिए मोक्ष पाया जाना आवश्यक था। मनुष्य को कर्मों के अनुसार फल मिलता था। और श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म पर बल दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं आज भी हमारे लिए प्रासंगिक हैं, आज भी सार्थक है। यदि हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें फल भी अच्छा मिलेगा। यदि हम कर्म बुरे करेंगे तो फल भी बुरे ही मिलेंगे। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, हमें कर्म करते रहना चाहिए।
हमारे पास अब समय कम है। आप अध्ययन करें, अध्ययनरत रहें। जो भी रिवीजन यहाँ पर करवाया जा रहा है उसे नियमित रूप से उसके साथ जुड़े रहें, और कार्यपत्रक में जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उसे नियमित रूप से अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। इसी के साथ ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।